सो हेलो एवरीवन, आई एम रुद्र प्रताप सिंह चौहान और आज हमारे साथ है यामिनी यादव जिसका सिलेक्शन अभी टीसीएस में हुआ है। तो टीसीएस के सारे जो हायरिंग प्रोसीजर है वो हम यामिनी से जानेंगे और भी इंटरनल जो वहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। और बहुत सारे मिथ्स है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि टीसीएस ऐसी है, टीसीएस ऐसी है। तो इस तरह के जो दिमाग में गलत फहमियां बैठी हुई है वो भी हम यामिनी से डिस्कस करेंगे। तो हेलो यामिनी, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर हेलो सिलेक्शन। रुद्र, थैंक यू। तो यामिनी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ये टीसीएस में जिस तरह से सिलेक्शन हुआ तो उसकी स्टार्टिंग से लेके एंड तक की प्रोसीजर क्या रही? Okay, so first of all, thank you so much, Rudra, for inviting me at your platform. राइट। And okay, about TCS. So guys, TCS में जाने के लिए जैसे 2 से 3 प्रोसेस रहती है। आप कोडविटा के थ्रू भी जा सकते हो। जैसे हमारे यहाँ से 2-3 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, उस पर भी रुद्र ने आई थिंक वीडियो भी बनाई है सुधीर की, तो आप लोग वो देख सकते हो। देन एनक्यूटी भी रहता है और खुद टीसीएस भी अलग से इसके लिए करवाती है निंजा के लिए। तो आप लोग अगर टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पे हो तो वहां पे एक ऑप्शन आता है अप्लाई फॉर ड्राइव। तो अगर आप वहां से करोगे ना तो वो भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहती है, तो वहां से भी आप कर सकते हो अप्लाई। एंड एनक्यूटी तो अभी आने ही वाला है 13 अगस्त को आई थिंक। तो उसकी जो प्रोसेस रहती है उसमें फर्स्ट एक एनक्यूटी का ही टेस्ट होता है। अगर आप वो क्लियर कर लेते हो तो उसमें आपको इंटरव्यू का कॉल आता है उसके लिए। अगर आप ज्यादा अच्छे मार्क्स से क्लियर करते हो तो आपको डिजिटल के लिए भी आ सकता है, और अगर कम रहते हैं आपके मार्क्स तो फिर निंजा के लिए आता है। और इसमें रहता है जैसे कि बेसिकली 3 पोर्शंस रहते हैं। एक तो वर्बल का रहता है एंड एप्टीट्यूड रीजनिंग, और दूसरा रहता है कोडिंग का। इसमें आपको एमसीक्यू रहते हैं 10 एमसीक्यू, और बाकी 2 कोडिंग के क्वेश्चंस रहते हैं। तो कोडिंग क्वेश्चंस में एक तो मीडियम लेवल का रहता है, मतलब ज्यादा लेवल नहीं रहता है, और एक थोड़ा सा मतलब ज्यादा मीडियम लेवल बोल सकते हो आप। ऐसे 2 क्वेश्चंस रहते हैं। और 10 10 क्वेश्चंस जो रहते हैं प्रोग्रामिंग के, तो वो मतलब सी और सी प्लस प्लस के ही रहते हैं। बेसिक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ सिंटैक्स बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। देन एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए भी आई थिंक रुद्र आपने शेयर करे थे ना टॉपिक्स। हाँ, टॉपिक्स मैंने शेयर करे हुए हैं एप्टी रीजनिंग के। हाँ, तो एप्टीट्यूड रीजनिंग रहता है उसमें। और वर्बल के लिए भी आप लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनसे प्रैक्टिस करिए। अच्छा। तो ये प्रोसेस रहती है। देन इसके बाद में इंटरव्यू के लिए रहता है आपको, अगर आप ये टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो। अच्छा यामिनी, जैसे ये एनक्यूटी टीसीएस निंजा के लिए हायरिंग कर रही है अभी फिलहाल 30 अगस्त को, तो इसमें मैं जानना चाहूंगा जैसे 1800 मार्क्स रहते हैं टोटल, तो टारगेट क्या बनाना चाहिए स्टूडेंट्स ने कि इतने मार्क्स लाए तो हमको टीसीएस निंजा मिल सकता है, इतने मार्क्स लाए तो हमको टीसीएस डिजिटल तक भी मिल सकता है, तो क्या टारगेट रहना चाहिए? जैसे मैंने लास्ट टाइम देखा था, पहले तो ये कि आपको तीनों पोर्शन जो वर्बल का रहेगा, एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड प्रोग्रामिंग, तो तीनों में आपका मतलब ऐसा है कि एवरेज रहता है, उससे ज्यादा लाओ आप। अगर आप सोचो कि मैं अगर प्रोग्रामिंग में काफी अच्छा हूँ, मैं पूरा प्रोग्रामिंग कर दूंगा, और अगर थोड़ा बहुत कम रहेगा एप्टीट्यूड रीजनिंग में, तो ये नहीं चलेगा। मतलब इसमें इक्वली आपको तीनों चीजें है ना वो बराबर करके एवरेज मार्क्स तीनों में लाने रहते हैं। और अगर आपके 1200 प्लस रहते हैं मैक्सिमम, जो लास्ट टाइम हमने देखा था 1200 प्लस रहते हैं, तो आपका हो जाता है निंजा के लिए। और 1500 के समथिंग रहते हैं या उसके प्लस में रहते हैं तो डिजिटल के लिए हो जाता है। हाँ हाँ, मतलब 1450 के प्लस में भी मुझे वो डिजिटल के लिए मौका मिला था। 1400 प्लस बने थे मेरे, तो उसमें डिजिटल 1400 का प्लस। मौका मिला और था। वो समटाइम्स इस पे भी रहता है, जैसे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कितना क्या उनकी मार्जिन रही है, हाँ कितने हाँ, मार्क्स लाए हैं मैक्सिमम, सभी तो का उसके बेसिस एवरेज। पे दिखता है। हम्म। हाँ। अच्छा, तो यहाँ में नहीं जानते हैं इंटरव्यू के बारे में, तो इसमें इंटरव्यू जैसे कि टेक्निकल दिया, एचआर दिया, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे? ओके, सो इंटरव्यू के बारे में पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि इंटरव्यू के लिए है ना आप लोगों का 90% जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके रिज्यूम के बेसिस पे रहते हैं। जो भी आप लोगों ने रिज्यूम में लिखा है उसी के बेसिस पर 90% क्वेश्चंस रहते हैं, और 10% कहीं भी जैसे एमआर के क्वेश्चंस रहते हैं, एचआर के क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो भी एक फॉर्मेट रहता है, वहीं से आते हैं वो क्वेश्चंस। अब रिज्यूम की बात करूं तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा है कि जैसे अभी टीसीएस अभी आने वाली है, तो वो लोग क्या करेंगे, उसके 15 डेज पहले रिज्यूम बनाएंगे कि अभी हम रिज्यूम बना लेते हैं और दे देते हैं। तो ये चीज मत करिए। आप लोग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से स्टार्ट करिए रिज्यूम बनाना, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें आपके पास है नहीं है, क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है आप लोगों को।
और रिज्यूम में वही चीजें रखी है जिनमें आप कॉन्फिडेंट हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं रिज्यूम में, जैसे हॉबी का पोर्शन रहता है ना रुद्र, तो उसमें कुछ भी ठीक है बना रहे हैं, हॉबी में कुछ भी पुट कर देते हैं, हाँ क्रिकेट डाल दिया, चेस डाल दिया। हाँ, बहुत सारे ये करते हैं कि कुछ भी आप रख देते हो, और फिर जब इंटरव्यू का टाइम पे आता है, वो इंटरव्यू क्या सोचते हैं कि आपने हॉबी ठीक है, आपकी क्रिकेट अगर आपने लिखा है उसका मतलब है कि आप लोगों को इसके बारे में पता है, और वो क्वेश्चंस करते हैं उस पर। और फिर आपने तो ऐसे ही रख दिया उसको, मतलब ठीक है हॉबी रखनी थी तो कुछ भी रख दिया, अच्छा। और आप वो आंसर नहीं कर पाते हो, तो वो एक रॉन्ग इंप्रेशन जाता है आपका। तो आप लोग है ना वही रखिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो और एक्चुअल में है आपकी हॉबी। और अगर ठीक है कि नहीं भी है, नहीं भी पता है ना, तो इंटरव्यू से पहले थोड़ा सा रिसर्च करिए उसके बारे में, और पढ़ के जाइए वो चीजें जो भी आप लिख रहे हो आपके रिज्यूम में, उन चीजों के बारे में। अच्छा। और एक और चीज, जैसे बहुत सारों का बोलना ऐसा है कि रिज्यूम एक पेज का ही रहना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आप लोगों के पास अगर आपकी अचीवमेंट्स है, आपके प्रोजेक्ट हैं, आपकी टेक्निकल स्किल्स है, ये चीजों को मिला के अगर आपका रिज्यूम, मतलब जो चीजें हैं नेसेसरी चीजें आपके रिज्यूम में आनी चाहिए, उसके वो ऐड करने के बाद अगर आपका रिज्यूम 2 पेज के लिए भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा खुद का रिज्यूम 2 पेज का था। आप हाँ सोचते हो हाँ। कि नहीं 1 पेज का होना चाहिए, आप आपकी चीजें जो है कि हाँ ये अचीवमेंट्स है इनको हटा रहे हो और उसके बाद उसको 1 पेज का बना रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप 2 पेज का भी रख सकते हो रिज्यूम। हम्म। और इंट्रोडक्शन भी मेरा जो जैसा मैंने दिया था, मैंने एनालाइज करा मेरे इंटरव्यू प्रोसेस, तो जो मोस्ट क्वेश्चन है वो मेरे इंट्रोडक्शन से ही पूछे गए थे। तो आप अच्छा। लोग इंट्रोडक्शन भी अच्छे से प्रिपेयर करिए, और उसमें जैसे ऐसा नहीं है कि आपने पूरा क्वालिफिकेशन बता दिया, 12th इनके बारे में बता रहे हो, तो आप इसे अलग से भी रख सकते हो कि आप अभी करंट में क्या कर रहे हो। देन जैसे आपको लगता है कि मैं इस चीज में ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, आपकी टेक्निकल स्किल्स है, जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर ट्रेनिंग है, तो वो भी आप प्लस में बता सकते हो, क्योंकि आप उसको अगर अपने इंट्रो में मेंशन करोगे ना, तो उससे आपको क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग। तो हाँ, उन क्वेश्चन चीजों को भी बनेगा। रखिए। जैसे मेरे से उन्होंने एक फॉर्मेट दे दिया था, हाँ मेरे को फॉर्मेट दे दिया था कि आप आपके 10th 12th के बारे में बताइए, देन अचीवमेंट्स के बारे में बताइए, फैमिली के बारे में बताइए। तो मैंने अचीवमेंट्स में मेरे कोड कार्निवाल का बताया था। अब उन्होंने क्या करा कि कोड कार्निवाल है तो ठीक है, आप C++ पे हुआ था वो, तो वो HR का ऐसा था, TR का सॉरी, वो मेरे से C या C++ पे क्वेश्चन पूछने वाले थे। बट मेरे को, मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट थी जावा में, तो मैंने उनको बोल दिया कि ठीक है सर, मैं C और C++ में भी मेरी कमांड अच्छी है, अलोंग विथ इट मैं जावा में भी अच्छी हूँ, मैंने उनको ये बोला। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि अच्छा ठीक है, जावा भी हाईलाइट करा, मतलब चीजें हाईलाइट करिए। अगर हाँ आप कुछ हाँ। बता रहे हो कि हाँ इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन होना चाहिए, तो आप आपके अकॉर्डिंग इंटरव्यू को चलाओगे। उसके बाद मेरे से जावा में क्वेश्चन हुए थे, तो जावा में स्टार्टिंग उन्होंने उस कॉन्सेप्ट से करी थी। देन उसके बाद में स्टैटिक वेरिएबल और इनके बारे में पूछा था, जावा कलेक्शन पूछा था, थ्रेड के बारे में पूछा था। और जावा के बाद वो एसक्यूएल पे स्विच करते हैं, बट उससे पहले टेक्निकल ग्लिच की वजह से TR से डिस्कनेक्ट हो गए थे। एंड देन उसके बाद HR और MR ने कंटिन्यू करा था। तो उन्होंने भी मैक्सिमम क्वेश्चन मेरी हॉबी वगैरह और इनसे ही पूछे थे, मतलब रिज्यूम से ही पूछे थे। तो आप लोग रिज्यूम अच्छे से प्रिपेयर करिए। राइट यामिनी, राइट। और आप लोग बनाने के बाद भी आपके जो सीनियर्स है उन लोगों को बताइए कि इसमें कुछ मिस्टेक है क्या, तो वो लोग आपको गाइड करेंगे। राइट राइट, ये भी सही बात है। तो हाँ यामिनी, ये तो बात हो गई अपना टेक्निकल और HR राउंड्स की, लेकिन इसमें कुछ जी। उस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं जिसका आंसर एट ए टाइम स्टूडेंट नहीं दे पाता, लाइक पजल हो गया क्वेश्चन, या कुछ टेक्निकल पार्ट्स होते हैं जिसे बहुत ज्यादा टफ हो जाते हैं जो, या हम उसके लिए हाँ फेमिलियर नहीं रहते हैं। तो उस कंडीशन में मना करना सही रहेगा क्या कि सर मैं इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ, तो उसमें क्या सही रहेगा? देखिए, आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इंस्टेंटली उसी टाइम मत करिए, इस बारे में थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा टाइम लीजिए। मे बी बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड में वो क्वेश्चन रहता है, या फिर हम उस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं, बट हम उस टाइम पे एकदम से नहीं बोल के, मतलब ऐसा है कि ठीक है नहीं कर पाएंगे। बट आप लोग थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो आप उसके लिए नहीं भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से भी 1-2 क्वेश्चन नहीं बने थे और मैंने उनमें थोड़ा टाइम लिया, मेरे को लगा कि ये चीजें नहीं बन रही है, तो मैंने उनको बोला। और अगर आपका इंटरव्यू अच्छा रहता है ना, और इंटरव्यूअर भी अच्छे रहते हैं, तो वो आपको आंसर देंगे उस क्वेश्चन का कि अच्छा आपसे नहीं बन रहा है तो इसका आंसर ये है, और इसके बारे में आप आगे और पढ़ सकते हो। हाँ हाँ, ये बात भी सही बात है। वो तो या मैंने ये वाला HR क्वेश्चन और टेक्निकल की बात करी, जिस तरह से बताया कि मना भी कर सकते हैं हम, तो वो एक मतलब बहुत यस सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि हम मना कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हमें यहीं रिजेक्ट कर दे। तो वो एक डाउट क्लियर हो गया कि मना भी कर सकते हैं, नहीं आता हो तो क्लियर हाँ बोल दो कि मुझे नहीं आता, मैं इस बारे में एट ए टाइम अवेयर नहीं हूँ, तो मैं इसके बारे में पढ़ूंगा, आगे जरूर हाँ पढ़ूंगा इसके बारे में।
क्योंकि इंटरव्यूअर भी इस बात को समझते हैं कि कोई भी इंसान 100% आपको हर क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा। आप लोग जो क्वेश्चन कर रहे हो 100% कोई भी नहीं देगा, तो एक दो क्वेश्चन चलते हैं, वो लोग इतना माइंड नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये मैंने जैसे अभी एनक्यूटी आ रही है तो उसमें एप्टीट्यूड रीजनिंग के तो उसमें बहुत टाइम बहुत कम रहेगा, और एप्टीट्यूड के अलावा जैसे प्रोग्रामिंग वाला सेक्शन भी है, उसमें कुछ कंपाइलर में किस तरह का इंटरफेस रहता है उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहती है क्या? हाँ, देखो जैसे है ना, आप लोग अगर फाइनल थर्ड ईयर में हो तो आप लोग घर से भी मतलब देने का कर सकते हो कि ऑनलाइन ठीक है आप दे सकते हो, बट अगर आप फाइनल ईयर में हो ना तो ज्यादातर रिस्क मत लीजिए। अगर आपको सेंटर इंदौर मिल रहा है, जैसे अपने एरिया के हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोग है ना सेंटर से ही दीजिए एग्जाम, क्योंकि वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। और अगर आपको किसी चीज में इश्यू भी रहता है तो हेल्प करने वाले रहते हैं, घर पे नहीं होता है। और अगर घर पे भी आप एग्जाम दे रहे हो, कोई इश्यू रहता है, तो आप लोगों को ईमेल आईडी रहती है, आप ईमेल उनके ईमेल पे बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद में अगर आप कॉल भी कर सकते हो, नंबर्स भी रहते हैं, तो आप लोग उनको बता सकते हो कि ये इश्यू हो रहा है आप लोगों के साथ में, तो वो लोग रिजोल्व करेंगे। हम लोगों के साथ भी बहुत सारे थे जिन लोगों को प्रॉब्लम्स आई थी, कंपाइलर के इश्यू आए थे, तो उन लोगों की प्रॉब्लम दूर हुई थी। और आई थिंक मेरे को लगता है कि जिनका ऑनलाइन रहता है उनको पहले मतलब असेसमेंट एक मॉक टेस्ट भी देते हैं वो लोग। हाँ, आईआरसी और डीआरसी। तो अगर मॉक टेस्ट में भी, हाँ हाँ, तो उसमें अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप लोग उसी टाइम पे उन लोगों को बताइए, ताकि आपका जो एक्चुअल टेस्ट रहेगा ना उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अच्छा, तो या मैं जैसा सिलेक्शन टीसीएस में तूने सिलेक्शन ले लिया तो उसमें प्रोसीजर मतलब प्रिपेयर कहाँ से किया, किस तरह के एडिशनल जो एफर्ट्स लगाए अपनी साइड से, तो वो कहाँ कहाँ से रिसोर्सेस अरेंज करे वो मैं जानना चाहता हूँ। ओके, सो टेक्निकल के लिए तो हम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रही थी, क्योंकि सेकेंड ईयर से ही हम लोगों के यहाँ गिराज शर्मा सर की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। तो अगर कोडिंग की बात करें या एमसीक्यू वगैरह की, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आई थी। और आप लोग भी अगर जैसे प्रिपेयर, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि कोडिंग ठीक है 15 डेज पहले, अभी 13 को है असेसमेंट, वो 15 डेज पहले प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसा मत करिए। आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, आप लोग तभी से है ना प्रोग्रामिंग की कोई सी भी एक लैंग्वेज लीजिए। जैसे कि सी बेसिक के लिए आपने कर ली, देन उप्स कॉन्सेप्ट बेस्ड कोई सी भी एक लैंग्वेज, जावा कर ली, पाइथन, डॉटनेट, कोई सी भी एक लैंग्वेज कर लिए। देन इसके ऊपर आप लोग है ना डेली एक क्वेश्चन करिए। हैकर रैंक है, फिर हैकर अर्थ है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है ऑनलाइन। उसके बाद कंपनीज के क्वेश्चन उठाइए। आपका जब एक अच्छा लेवल हो जाएगा तो क्वेश्चन उठाइए और देखिए कैसे बनाना है, क्या करना है। तो आप लोगों की क्या धीरे धीरे प्रिपरेशन होती जाएगी कोडिंग में, एकदम से नहीं होगी। आप 15 डेज पहले कर रहे हो प्रिपरेशन, तो ऐसा नहीं होता है, आप स्टार्टिंग से ही करिए। और एक चीज ये कि आप लोग ऐसा मत रखिए कि हमारे सीनियर्स ने जावा करी है तो हम लोग भी कर रहे हैं, या फिर पाइथन करी है तो हम लोग भी कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो आप लोग है ना जो वेबिनार होते हैं, सेशंस होते हैं सारी टेक्नोलॉजीज के, उनको अटेंड करिए। देन अभी हमारे पास नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, उसके थ्रू आप पता करिए कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है अभी मार्केट में, जैसे आईओटी, एआई, इन चीजों के बारे में भी पढ़िए। और आपको लगता है ना कि इन चीजों में आपका इंटरेस्ट है तो आप उस फील्ड में भी जाइए। ऐसा नहीं कि हमारे सीनियर्स जावा कर रहे हैं या फिर कोई किसी ने आपको बता दिया कि आपको जावा करनी है तो आप लोग जावा कर रहे हो, या पाइथन। उसका इंटरेस्ट देखिए पहले किसमें है, देन उस चीजों पे फोकस करिए, उन चीजों के बारे में पढ़िए। लिंक्डइन भी आपके लिए अच्छा रिसोर्स है, वहां से भी आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। तो ये करिए। देन हाँ, कोडिंग और टेक्निकल क्वेश्चंस तो हमारी स्टार्टिंग से ही होते गए। देन एप्टीट्यूड और रीजनिंग का था, तो ये रीजनिंग तो हम लोगों ने ललित सर के थ्रू कॉलेज में जो क्लासेस हुई थी उससे करा था। देन एप्टीट्यूड अंकित सर ने करवाया था। और उसके बाद में मेन चीज तो ये है कि आप किसी से भी पढ़ते हो, ये इतना मैटर नहीं करता है। मेन चीज तो है कि आपकी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग जो इंडिया बिक्स है, इंटरव्यू बीट है, उसके बाद में आर.एस. अग्रवाल की एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए बुक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आप कितने भी थ्योरी पढ़ लो, कुछ नहीं होना है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और नए नए क्वेश्चन भी आपके माइंड में आएंगे कि हाँ हम इसको ये वाली ट्रिक से भी कर सकते हैं। और जब आप एक प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ट्रिक्स पता चलेगी कि अपन कैसे कर सकते हैं। तो एग्जाम के टाइम पे ना कम टाइम कंज्यूम होगा और आप उसको इजिली कर लोगे, प्रैक्टिस की वजह से ये होगा। और वर्बल के लिए भी हम लोगों ने टॉपिक वाइज सर्च करे थे, तो यूट्यूब वगैरह से ये चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने। आप कंपनीज के जिसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, पैटर्न देखिए, और उसके बेसिस पे फिर प्रिपेयर करिए। राइट यामिनी, तो हमने लगभग सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी। अब एक लास्ट चीज जो मैं टीसीएस के बारे में बहुत ज्यादा सुनता हूँ, जैसे कि टीसीएस में इंटरनल प्रोसेस बहुत ज्यादा लेंदी है या तो बेंच पे बिठाए रखते हैं, तो क्या वो बात सही है? हाँ, किस तरह से उसे देखना चाहते हैं?
किस तरह से उसे देखना चाहिए कि ये देखिए बात राइट है या रॉन्ग? अभी तो देखा जाए ना तो टीसीएस में मेरे को लगता है जो लॉकडाउन की वजह से या अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और वो हायरिंग और भी हो रही है, तो बेंच पे बिठाने का तो कुछ नहीं है, मतलब ऐसा ज्यादा है नहीं। और आप अगर एक अलग तरीके से देखो ना कि आपको अगर किसी दूसरी कंपनीज के लिए या फिर दूसरी चीज के लिए प्रिपेयर करना है तो एक अच्छी चीज है आपके लिए। तो एक बोल सकते हैं प्लस पॉइंट है कि आपके पास वर्कलोड नहीं रहेगा ज्यादा, तो आप दूसरी चीजों के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो और टाइम दे सकते हो। और हाँ, ये चीजें रहती है। हाँ राइट, वो वर्क लाइफ बैलेंस भी मिल जाता है, आप दूसरी प्रिपरेशन भी कर सकते हो और बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं आता है, तो काफी हेल्दी हाँ, और इन्वायरमेंट है अगर तो। आप हाँ हम्म। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो डेफिनेटली आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो तो आपको प्रोजेक्ट जरूर मिलेगा। और हमारे साथ के मैक्सिमम जिनकी भी ज्वाइनिंग हुई है उन सबको हम्म। प्रोजेक्ट मिल गए हैं। हाँ सभी प्रोजेक्ट पे अलॉटेड है मेरा अपने ये साथ के मानना है, जितने भी। हाँ, कोई भी कंपनी हो ना या किसी भी चीज को आप पहले से एनालाइज, किसी और के बोलने पर एनालाइज मत करिए। आप लोग खुद के एक्सपीरियंस पे देखिए कि वो चीज एक्चुअल में क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सुनने में कुछ और आता है और वो चीज एक्चुअल में कुछ और होती है। हाँ राम, सही बात है। तो इसमें हमने लगभग अब सारी चीजें कवर कर ली है। एनक्यूटी की प्रिपरेशन चल रहे हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट अभी प्रिपेयर कर रहे हैं एनक्यूटी टीसीएस निंजा के लिए, तो उन सभी को भी ऑल द बेस्ट। और कुछ भी डाउट्स हो तो यामिनी के मैं लिंक्डइन प्रोफाइल यहाँ पर नीचे मेंशन कर दूंगा और मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल नीचे मेंशन कर दूंगा, तो कुछ भी डाउट हो तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। और आप प्रिपेयर बहुत अच्छे तरीके से करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। सो यामिनी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। ओके। और रुद्र, एक और चीज बताना चाहूंगी मैं। हाँ हाँ बिल्कुल बता। हाँ हाँ। जो अभी थर्ड ईयर है, फाइनल ईयर में है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, तो मैंने खुद ने पर्सनली बहुत सारे से इंटरेक्शन हुआ मेरा, तो वो लोगों का ऐसा बोलना है कि वो बहुत सारी कंपनीज के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो वो अप्लाई नहीं करते हैं, और उसका रीजन ये रहता है कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है। बट गाइज ऐसा नहीं है। देखिए, आपको आपके प्रिपरेशन के बारे में खुद से नहीं पता चलेगा जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना। आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन क्या है। आप लोग जैसे अभी एनक्यूटी आ रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसके लिए अप्लाई इसलिए नहीं करा है क्योंकि उनको लगता है कि हाँ ठीक है, उनकी अभी प्रिपरेशन नहीं हुई है। बट ये एनक्यूटी आएगा, ये अपॉर्चुनिटी आई और ये चले गई, आपको उससे क्या बेनिफिट हुआ? अगर आप सही लोग है। उसके लिए अप्लाई करते हो, एग्जाम देते हो, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, मेरा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर मेरा रिटर्न नहीं निकला है, तो उसमें क्या दिक्कत थी या फिर क्या पॉइंट थे जहां पे मेरे को फोकस करना है, अभी अगली बार से ध्यान रखना है उस चीज के बारे में। अगर इंटरव्यू में नहीं हुआ है तो उसका रीजन क्या था, आपको एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस रहेगा नेक्स्ट टाइम आप जब इस चीज को दोगे कि हाँ ठीक है, ये मेरे कहीं ना कहीं ये लूप होल्स थे और इन पे मेरे को फोकस करना है। तो आप लोग ऐसे अपॉर्चुनिटीज को हाथ से मत जाने दिया करो, उसमें ना आप लोग पार्टिसिपेट करो। राइट यामिनी, राइट। बाय मिस्टेक मैंने ये पार्ट मिस कर दिया था कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आए वो ग्रैब करना चाहिए, जो कि यामिनी ने हाँ, कवर कर दिया है। और जो कि सही तरीका भी है कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आए, आप अपने कितनी ज्यादा प्रैक्टिस हुई है, आप कितने ज्यादा प्रिपेयर हो, ये तो पता चल जाएगा आपको, तो नेक्स्ट टाइम हाँ, आप पता उसमें चलेगा। इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। आप लोगों को एक एक्सपीरियंस भी रहेगा कि क्या क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, सारी एग्जाम कैसे हुई। अगर आप नहीं पार्टिसिपेट करते तो आपको कुछ भी नहीं पता रहता उसके बारे में। हाँ सही सही बात है। तो यामिनी और कुछ, लगभग आप तो सारी चीजें कवर कर लिए, और भी कुछ डाउट्स हो तो मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह मेंशन कर दूंगा। और ओके, वीडियो काफी बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। और भी कुछ डाउट हो ओके, तो पूछ लेंगे कमेंट सेक्शन में भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो थैंक यू सो मच यामिनी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके।